नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस अभियान का एक मुख्य आकर्षण आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी होम स्टे स्थापित करना है, ताकि आदिवासी क्षेत्रों की पर्यटन क्षमताओं का संपूर्ण रूप से प्रयोग किया जा सके और आजीविका के बेहतर स्रोतों का निर्माण किया जा सके। ये अभियान क्या है, किस प्रकार से ये काम करेगा और क्या आदिवासियों की तकदीर को बेहतर करने में योगदान दे सकता है, आज इन सभी पक्षों पर इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि जो ये अभियान शुरू हो रहा है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके माध्यम से कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन लाए जा सकते हैं। विशेष तौर से वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को जो भूमि पर अधिकार प्रदान किए गए थे, उस भूमि पर अधिकार को किस प्रकार से मान्यता दी गई है और उसके अंतर्गत विभिन्न कृषि योजनाओं के माध्यम से किस तरह के परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण पक्ष बनेगा कि वन अधिकार अधिनियम भूमि पर खेती के संदर्भ में ये योजना किस प्रकार के परिवर्तन ला सकती है। इसी प्रकार से अलग अलग योजनाओं, वस्तुतः ये जो अभियान शुरू हो रहा है, इसके अंतर्गत 17 मंत्रालयों की जो अलग अलग योजनाएं हैं जो आदिवासियों से संबंधित हैं, उन योजनाओं के माध्यम से 25 हस्तक्षेप यानी 25 तरह के इंटरवेंशंस को आदिवासी क्षेत्रों में लाया जाएगा, ताकि आदिवासियों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनका संपूर्ण लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। जब हम किसी योजना का पूरा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो हम उसे उस स्कीम का सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, यानी किसी योजना का संपूर्ण लाभ व्यक्ति तक पहुंचा देना। तो इस अभियान के तहत किस प्रकार से अलग अलग स्कीमों के सैचुरेशन ड्राइव को बढ़ावा दिया जाएगा, इस पक्ष को जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आदिवासी होम स्टे स्थापित करने के लिए किस प्रकार सरकार सहायता देगी इस अभियान के तहत, उसको भी जानेंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत किस प्रकार से अतिरिक्त लक्ष्य तय किए गए हैं, इनको भी जानेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। उसके सामाजिक न्याय जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं, ट्राइबल जैसे खंडों से भी आप इसे जोड़ सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। विस्तार से यही है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी प्रदान की है, जिसका मुख्य आकर्षण क्या है, आदिवासी होम स्टे स्थापित करना। इसलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आदिवासी होम स्टे स्थापित करना किस इंटरवेंशन के तहत लाया जाएगा। आप जानते हैं कि वर्ष 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय ने एक योजना शुरू की थी, स्वदेश दर्शन योजना। इस स्वदेश दर्शन योजना के तहत ही आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटक गृह स्थल यानी होम स्टे, टूरिज्म होम स्टे विकसित करने की योजना है और इसके लिए आदिवासी परिवारों को 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। ये पूरी इस अभियान के अंतर्गत जो पैकेज मंजूर किया गया है, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इंटरवेंशन होगा, एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होगा केंद्र सरकार का, ताकि जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन किया जा सके और साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत भी खड़ा किया जा सके। जो सामान्य स्रोत रहते हैं सामान्य तौर से जल, जंगल, जमीन से जुड़े हुए, उसके अलावा भी पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करके एक अतिरिक्त स्रोत आजीविका का आदिवासी क्षेत्रों में खड़ा किया जा सके। अभियान का नाम आपने ठीक से सुन लिया होगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है। ये आदिवासी बहुल 63,000 गांवों में इन योजनाओं को लागू किया जा सकेगा। व्यापक प्रयास किए जाएंगे। 17 मंत्रालयों की योजनाओं को लागू करना है और 25 हस्तक्षेप केंद्र सरकार को, यानी 17 मंत्रालयों की अलग अलग, आप एक तरह से 25 हस्तक्षेप का मतलब इस प्रकार से देख सकते हैं कि 25 स्कीमों को एक तरह से लागू किया जाएगा 17 मंत्रालयों के सहयोग से, उनके माध्यम से। इसके अंतर्गत फंड की भी व्यवस्था की गई है। कितने फंड की व्यवस्था की गई है? 5 वर्ष में 79,156 करोड़ रुपए का परिव्यय खर्च निर्धारित किया गया है, फंड निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 56,333 करोड़ रुपए की होगी और राज्य सरकारों की तरफ से 22,823 करोड़ रुपए इस योजना के तहत, इस अभियान के तहत, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके तहत खर्च किए जाएंगे। ये पूरी खबर है और इसके कारण ही पूरा टॉपिक चर्चा में है। अब हम देखते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि को इस अभियान के माध्यम से
किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाएगा। इस अभियान का जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वन अधिकार अधिनियम पट्टा धारकों के लिए टिकाऊ कृषि प्रथाओं को लागू करना। आप जानते हैं कि वन अधिकार अधिनियम कब आया था? वर्ष 2006 में आया था। उसने क्या किया था? उसने वनों में रहने वाली जो आदिवासी जनजातियां हैं उनकी भूमि पर अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दी थी। तो उसके अंतर्गत यानी वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो अलग अलग आदिवासी पट्टा धारक हैं उनके लिए टिकाऊ कृषि प्रथाओं को शुरू किया जाएगा। उसकी प्रैक्टिसेस को, उसकी की तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो कृषि पद्धतियां हैं वो इस तरह से अपनाई जाए ताकि वो सस्टेनेबल रहे, लगातार आजीविका के स्रोत के रूप में बनी रहे। इस तरह की टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा इस अभियान के माध्यम से। और साथ ही अगर हम टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देते हैं तो ऐसी टिकाऊ कृषि वन संरक्षण और वनों के रखरखाव को भी बढ़ावा देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वन संरक्षण टिकाऊ कृषि के माध्यम से न केवल बेहतर आजीविका का स्रोत कृषि के माध्यम से खड़ा किया जा सकेगा बल्कि वनों के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा आदिवासियों के माध्यम से। इसके अंतर्गत कुछ तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे तथ्य क्या है? जैसे जून 2024 तक 24 लाख से अधिक FRA स्वामित्व जारी किए गए। FRA स्वामित्व का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी किसी भूमि पर अगर जनजातीय परिवार खेती करता आ रहा है तो उसे उसके अधिकारों को उस भूमि पर मान्यता प्रदान करना, उसे मालिकाना अधिकार प्रदान करना ही वस्तुतः FRA यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट का स्वामित्व कहलाता है। तो जून 2024 तक 24 लाख से अधिक FRA स्वामित्व जारी किए गए हैं जनजातीय क्षेत्रों में, जिसमें 1.9 करोड़ एकड़ से अधिक वन भूमि सामान्य तौर से आ जाती है। दावों की स्थिति क्या है? अलग अलग जनजातीय परिवारों ने अपने कुछ दावे भी प्रस्तुत किए हैं भूमि अधिकारों को लेकर के, और इस तरह के जो दावे हैं उनकी संख्या बैठती है 50.5 लाख, जिसमें से 34.83 दावों को खारिज कर दिया गया है और 15.9 दावे अभी भी लंबित हैं। इन क्षेत्रों में कृषि योजनाओं को लागू किया जाएगा। कृषि योजनाएं वन क्षेत्रों में लगभग 22 लाख FRA पट्टा धारकों तक पहुंचाई जाएंगी ताकि टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सके, और जिसमें अलग अलग मंत्रालयों की अनेक योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा। ये कौन कौन से मंत्रालय होंगे? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं को के साथ साथ पंचायती मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय और इसके अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन जो विभाग है उसकी योजनाओं को, उसकी स्कीमों को इंटीग्रेट करके कृषि योजनाओं को जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया जाएगा ताकि टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा और भी हस्तक्षेपों को सुनिश्चित किया जाएगा और भी इंटरवेंशन लाए जाएंगे। किस प्रकार के इंटरवेंशन होंगे? जैसे 10,000 समुदायों और 1 लाख लोगों के लिए मछली पालन सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार से 8,500 व्यक्तिगत और सामुदायिक लाभार्थियों के लिए पशुपालन सहायता प्रदान की जाएगी। इसी तरह से वन अधिकार अधिनियम अधिकारों के संबंध में ग्राम सभाओं और अधिकारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है ताकि उनके भी क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाया जा सके और इन योजनाओं का संपूर्ण लाभ लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ये हमने भूमि संबंधी अधिकारों को जान लिया। इसी के अलावा जो अलग अलग योजनाएं अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से चलाई जा रही हैं उसे भी इस अधिनियम के माध्यम से इस प्रकार से लागू करने का प्रयास किया जाएगा ताकि उनके संपूर्ण लाभ लोगों तक पहुंच सके, और इसी को हम कहते हैं स्कीम सैचुरेशन। तो एक स्कीम सैचुरेशन ड्राइव चलाई जाएगी ताकि अलग अलग मंत्रालयों की आदिवासी संबंधी जितनी भी स्कीम है, जितनी भी योजनाएं हैं, उनका लाभ आदिवासियों तक पहुंचाया जा सके। जैसे यही इसका उद्देश्य रखा गया है और जितना भी पैकेज इस अभियान के लिए तहत निर्धारित किया गया है उसका उद्देश्य यही है कि एसटी परिवारों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब परिवारों के लिए मौजूदा विकास योजनाओं को बढ़ाना, जिसमें किस तरह की योजनाएं शामिल हो जाएंगी? अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए 20 लाख पक्के घर बनाने की योजना को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी तरह से जो एसटी बहुल गांव है यानी आदिवासी बहुल गांव है उनको जोड़ने के लिए 25,000 किलोमीटर सड़कें बिछाई जाएंगी। इसी तरह से लगभग 2,35,000 घरों और सार्वजनिक संस्थानों को बिजली पहुंचाई जाएगी, उनका विद्युतीकरण किया जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक पात्र गांव यानी एलिजिबल गांव में पाइप से जल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी और इसके अंतर्गत ऐसे 5,000 छोटे गांवों को पहले टारगेट किया जाएगा जहां पर एक गांव में घरों की संख्या
20 से कम है। तो जल और स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत ये सब काम किया जाएगा। इसी के अलावा अगर हम ऊर्जा और कनेक्टिविटी की बात करें तो 25 लाख एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। भारत नेट परियोजना के माध्यम से 5000 आदिवासी गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। 100 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यानी मल्टीपर्पज जो मार्केटिंग सेंटर है उनको स्थापित किया जाएगा, ताकि आदिवासी अपने सामानों की बेहतर बिक्री को सुनिश्चित कर सके और उनकी आजीविका का बेहतर निर्माण किया जा सके। इसी तरह से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के माध्यम से आप इन सभी योजनाओं के माध्यम से 549 जिलों के 2740 ब्लॉकों के 63,000 आदिवासी बहुल गांवों को इस प्रकार से कवर किया जाएगा और लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को इस अभियान के माध्यम से लाभ मिलने की उम्मीद है। इसी योजना को, जो ये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, इसको किस योजना के तर्ज पर डिजाइन किया गया है, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन मन योजना, जो नवंबर 2023 में लागू की गई थी। उसको लाया गया था, और उसको लाया क्यों गया था, जो कि पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, जो विशेष रूप से सुभेद्य आदिवासी समूह हैं, उन तक बुनियादी योजनाओं को, सरकार की बुनियादी योजनाओं को पहुंचाया जा सके। इसलिए नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री जन मन योजना को शुरू किया गया था। उसी की तर्ज पर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना अभियान को पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। आदिवासी होम स्टे से संबंधित, जो कि इस अभियान का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है, किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो इसका टूरिज्म सेक्शन है उसके अंतर्गत जो लक्षित जनजातीय गांव है उनमें 1000 होम स्टे स्थापित करना है, जिसमें पर्यटन क्षमता वाले प्रत्येक गांव में 5 से 10 होम स्टे बनाए जाएंगे। यानी प्रत्येक गांव में 5 से 10 होम स्टे बनाए जाएंगे जहां भी पर्यटन क्षमता दिखाई देती है। इसके लिए परिवारों को सहायता भी प्रदान की जाएगी। जैसे परिवारों को 2 कमरों वाला होम स्टे बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, और साथ ही जो मौजूदा संरचनाएं हैं उनके नवीनीकरण के लिए, ताकि वो होम स्टे के रूप में काम कर सके, उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। गांव की जो सामुदायिक आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जो गांव का समुदाय है उसको 5 लाख रुपए अतिरिक्त भी प्रदान किए जाएंगे, उनको आवंटित किए जाएंगे। ये होम स्टे के बारे में जानकारी हुई। साथ ही इस अभियान के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। वो अतिरिक्त लक्ष्य क्या है, जैसे सभी अविद्युतीकृत घर, यानी ऐसे घर जहां पर बिजली अभी तक नहीं पहुंची है, उन घरों में और सार्वजनिक संस्थानों यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी, यानी उनको सोलर लाइट उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह की योजना को भी आगे बढ़ाने की योजना है। साथ ही 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा और 6000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन किया जाएगा, उनका उन्नयन किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 1000 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा और साथ ही 1000 जो पोषण वाटिकाएं हैं वो भी स्थापित की जाएगी, ताकि पोषण संबंधी जरूरतों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित किया जा सके। जनजातीय बहुल गांवों में प्रत्येक परिवार को आयुष्मान कार्ड भी सुनिश्चित किया जाएगा। इन सभी योजनाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी संरचनाओं का निर्माण किया जा सके, उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके, व्यापक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके, और उस सशक्तिकरण का माध्यम होगा बेहतर शिक्षा प्रदान करना, बेहतर स्वास्थ्य दशाएं प्रदान करना और आजीविका के बेहतर साधन प्रदान करना, और ताकि आदिवासियों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो इस अभियान के माध्यम से आदिवासियों के एक बेहतर भविष्य की परिकल्पना की जा सकती है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए 5 वर्षों में कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है, कितना फंड निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शंस क्या है? 50,000 करोड़, 79,156 करोड़, 1 लाख करोड़ और 30,000 करोड़ परिव्यय। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।